मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो अमेरिका से एक खबर है और ये बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जो चीज़ें उन्होंने कही वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तरफ तो पहले आप अपने जहन में ये रखें कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं और डिप्टी वजीर आजम हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानी फौज गजा नहीं जाएगी अगर उन्हें हमास को गैर मुसल्ला करने का टास्क मिला तो पाकिस्तानी फौज अगर हमास को गैर मुसल्ला नहीं करेगी तो फिर कौन सी फौज करेगी? आपको जरा जायजा लेना पड़ेगा। बहुत सारे मुल्क जो हैं वो मना कर चुके हैं, यानी तुर्की के हवाले से इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तुर्की के साथ बेहतरीन ताल्लुक होने की वजह से आज़रबाईजान ने मना कर दिया है। मलेशिया इसका हिस्सा नहीं बन रहा। पाकिस्तान के अंदर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल है। इंडोनेशिया जो है वो अपनी फौज भेजने का दावा कर चुका है और वादा भी कर चुका है। वो ये कहते हैं कि वो अपनी फौज भेजेंगे, लेकिन जितने भी अरब ममालिक हैं, चाहे उसमें कुवैत है, उसके अंदर जो यमन है, यमन तो बिल्कुल नहीं जा रहा, ईरान भी नहीं जा रहा, इराक भी नहीं जा रहा, शाम भी नहीं जा रहा, मिस्र भी शायद इसमें नहीं जा रहा। उनके साथ तो पहले ही लड़ाई चल रही है इसराइल का, उनका गोलान हाइट्स का एक अलग से प्रॉब्लम है। फिर सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, ये ममालिक भी अपनी फौज नहीं भेज रहे, जबकि ओमान भी अपनी फौज नहीं भेज रहा। तो ये फिर बाकी मुल्क कौन से बच जाते हैं जो अपनी फौज भेजेंगे? तो पाकिस्तान ने क्योंकि खुद से ऑफर किया हुआ है और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि हम अपनी फौज गजा में भेजेंगे उस कार्रवाई के लिए जो कार्रवाई अमेरिका चाहता है। जो एक करारदाद है उसमें वोट देकर पाकिस्तान अपने अज़म का इजहार कर चुका है कि हमास को गैर मुसल्ला किया जाएगा और एक स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे भेजी जाएगी गजा में। अब पाकिस्तान उसका हिस्सा बनता है और हमास को गैर मुसल्ला नहीं किया जाता, तो ये क्या कहानी हुई? ये तो फिर तो सारा मामला ही गोल हो गया। अब इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज गैर मुसल्ला करने नहीं जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, जरा वो सुने। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है नेतन्याहू से और एक तो ये है कि नेतन्याहू ईरान के ऊपर अब अटैक कर सकता है दोबारा से, यानी खित्ते में एक नई जंग शुरू हो सकती है और इस मर्तबा जो नेतन्याहू का अटैक होगा वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अटैक करेगा। जब एक सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप ईरान के ऊपर हमला करने की इसराइल को इजाजत देते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी बिल्कुल, बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए हम हाँ कहते हैं कि उनके ऊपर अगर ईरान पे अटैक करता है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है उस पर अगर अटैक करता है इसराइल, तो ठीक है, हम हाँ कहते हैं। और अगर वो एटमी हथियारों के लिए अटैक करता है तो फिर तो हम कहते हैं कि फौरी तौर पे, यानी फास्ट, जल्दी आप इसको करें, हम ये कहते हैं। दूसरी जनब जो है वो इसराइली जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा मैं ये बात बार बार दोहराऊंगा और इसराइल बहुत खुशकिस्मत है, इसराइल को व्हाइट हाउस में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई दोस्त मुयस्सर नहीं आया। मैं फिर आपको बता दूं कि इसराइल ने कहा कि व्हाइट हाउस में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो इसराइल का इससे बढ़ के दोस्त हो, और ये बात मैं बार बार कहूंगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें बेहतरीन दोस्त मुयस्सर है और इस हवाले से हम खुशकिस्मत हैं। और इसराइल जो अपना एक अवार्ड है जो सिर्फ वो इसराइल के अंदर ही देता है, उन्होंने कहा जी वो अवार्ड अब हम डोनाल्ड ट्रंप को भी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पे कुछ बातचीत की है और कुछ अहम चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। अब इसमें एक तो आप ये ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और ये बात उन्होंने की हमास के हवाले से और इसराइल के हवाले से, उन्होंने कहा जी इसराइल जो है वो 100% अमल दरामद कर रहा है जंगबंदी के मुआहदे पर। हालांकि सारी दुनिया ये जानती है कि बेशुमार कत्लेआम उसके बाद से लेकर अब तक हो चुका है जब से जंगबंदी हुई, और जो कत्लेआम हुआ है वो इसराइल के ऊपर ही बार बार इल्जामात लगते हैं। आलमी इदारे भी कहते हैं और आलमी सतह पे हुकूमतें भी यही कहती हैं और इसराइल की मजम्मत भी की जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल ने 100% अमल दरामद किया है अमन मुआहदे के ऊपर। फिर वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो ठीक है, हमास जो है वो खिलाफ वर्जी करता है, हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की राय ठीक नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की हमास के हवाले से, उन्होंने कहा जी हमास को फौरी तौर पे गैर मुसल्ला होना पड़ेगा और हमास को इसके लिए बहुत कम वक्त दिया जाएगा। अगर हमास फौरी तौर पे गैर मुसल्ला हो जाता है तो ठीक है, और अगर हमास हथियार नहीं डालता। अच्छा, ट्रंप ने यह दावा भी किया कि हमास ने खुद इस बात पे एग्री किया था या इत्तफाक किया था कि वो हथियार डाल देगा, जबकि हमास के जो लोग हैं वो बार बार इंटरनेशनल मीडिया को ये बता चुके हैं कि हमने कभी भी गैर मुसल्ला होने का नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे इसराइल का कब्जा है तो हमारी मुजामत कब्जे के खिलाफ है, तो हम हथियार डाल नहीं सकते। अगर एक फलस्तीनी रियासत बन जाए
और वो इंतजाम संभाल ले तो उस रियासत के सामने हम हथियार डाल सकते हैं, अदरवाइज हम किसी और के सामने हथियार क्यों डालेंगे। हमास बार बार ये कहता रहा। अब एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे बड़ा खबरदार किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 59 यानी 59 ऐसे मुमालिक हैं जो गजा में जाकर हमास को खत्म करने पर तैयार है। यानी अगर हमास खुद से गैर मुसल्लह नहीं होता तो ये मुमालिक जाएंगे और जाकर हमास को खत्म करेंगे और इसका कला कमा कर देंगे और इसराइल को खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उसने कहा हम ऐसा नहीं चाहते लेकिन ये करना पड़ जाएगा अगर हमास अपने आप को गैर मुसल्लह खुद से नहीं करता। तो ये जो 59 मुमालिक हैं, क्या इन मुमालिक के कौन से नाम हैं? देखें, यूरोप के जो मुमालिक हैं वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम तो समझते हैं। वो ये कहते हैं कि हमास दहशतगर्द तंजीम है, वो ये कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि इसराइल ने फलस्तीनियों का बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी किया और मुझे नहीं लगता कि वो मुमालिक इस लड़ाई के अंदर पड़ेंगे। अब बहुत सारे मुमालिक मुसलमान हैं जिनका तस्करा किया जाता है, लेकिन 57 इस्लामी मुमालिक की एक फौज बनी हुई है। अब उनमें बेशतर मुमालिक के नाम मैं आपके सामने ले चुका हूं जो मुमालिक इस बात पे एग्री नहीं करते कि वो जाएंगे और जाकर गजा के अंदर हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। पाकिस्तान के वजीर खारजा का बयान कुछ और कह रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो इंटरनेशनली कुछ और करके आ गए हैं। अब हुआ क्या, ये इसहाक डार को स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये मुसलमान मुमालिक जो है वो हमास को तबाह कर देंगे और इसराइल को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो मुमालिक जिनका जिक्र वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से, और पाकिस्तान उसका हिस्सा बनने के लिए खुद से पेशकश कर चुका है। पाकिस्तान ने खुद कहा कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी अर्जी डाली पाकिस्तान ने इसमें। अब मामला ये है कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का फैसला तो था, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए उन्हें पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेंट चाहिए। देखिए, जाके फील्ड मार्शल ने या शहबाज शरीफ ने तो नहीं लड़ना तो पाकिस्तान के फौजियों ने है और पाकिस्तान के अंदर इस पर रद्देअमल बड़ा सख्त है, इदारे के अंदर भी बड़ा सख्त रद्देअमल है। और ये बहुत मुश्किल एक्टिविटी है कि पाकिस्तान की फौज जाए और जाकर हमास को गैर मुसल्लह करे और फलस्तीनियों के साथ एक लड़ाई लड़े, उन फलस्तीनियों के साथ एक लड़ाई लड़े जो फलस्तीनी गुज़िश्ता कई दहाइयों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान उनकी मॉरल सपोर्ट करता चला जा रहा है आलमी सतह पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान कश्मीर चला जाए और कश्मीरियों के साथ लड़ाई शुरू कर दे भारत की ईमा के ऊपर कि आप भारत को तंग ना करें, हम आपके साथ नहीं तो जंग करेंगे। तो ये उससे मिलती जुलती चीज ही आप समझ लें कि जाएं और जाकर, क्योंकि पाकिस्तान ना दो जगह पे हमेशा से एक बात करता आया कि ये हक खुद इरादियत के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, इनके हकूक इन्हें नहीं दिए जा रहे और इनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, इनकी जमीन इनसे छीनी गई है। एक पाकिस्तान ये मुकदमा रखता रहा है हमेशा फलस्तीन के हवाले से और एक रखता रहा है पाकिस्तान हमेशा ये मुकदमा कश्मीर के हवाले से। अगर पाकिस्तान यू टर्न लेगा ना कश्मीर के हवाले से या फलस्तीन के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान फर्ज करें यू टर्न लेता है तो कश्मीर का केस आपका कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर आप कश्मीर की भी सपोर्ट करते हैं ना। जब आप उधर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको इधर सपोर्ट नहीं मिलेगी। बहरहाल कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के जर्नैल कह चुके हैं कि आप कश्मीर को भूल जाए। ये हमें जनरल बाजवा ने पब्लिकली कहा था कि कश्मीर को आप भूल जाएं और इंडिया के साथ ट्रेड करें, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया। अब हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हम इंडिया से अपना पानी नहीं खुलवा पाए। हाँ, हम ये जरूर कर रहे हैं कि हम लोगों के घर गिरा रहे हैं। ये खबर आप देखें एजाज सैयद साहब की, बड़ी तकलीफ दे खबर है। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ये कहानी दे दी सारी, और अब मुमकिन तौर पर हमला हो सकता है ईरान के ऊपर भी। नादरीन, ये खबर दी है एजाज सैयद साहब ने। वो ये बताते हैं कि इस्लामाबाद के इलाके करी रोड मोजा मोरिया मोहल्ला मलकाबाद में कमोबेश 1000 घरों की आबादी अपने मलकियती हकूक के साथ रावल इनक्लेव नामी सोसाइटी में रह रही है, जिनके पास डीसी ऑफिस से मुंतकिल शुदा जमीन के कागजात और यूटिलिटी बिल्स मौजूद है। बिजली का बिल भी आता रहा, गैस का बिल भी आता रहा, बाकी बिल भी आते रहे, और उनके पास सरकारी कागज है कि हम इन घरों के मालिक हैं, और बाकायदा वहां पे एक अप्रूव्ड सोसाइटी है जिसके अंदर उनके घर है। अब वो ये कह रहे हैं कि डीएचए इस आबादी के करीब पहुंच गया है। ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ये भी फौज का एक झेली अदारा है। अब डीएचए इस आबादी के करीब आ गई है। कीमती जमीन को खाली कराने के लिए फेडरल एम्प्लॉइज गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी मुतहर्रिक हो गई है और 2 घर गिरा दिए गए हैं। बाकी को कल 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। एक तरफ डीएचए की ताकत है और दूसरी तरफ ये कमजोर लोग हैं, यानी तवज्जो हमारी इसी तरफ रहेगी, कारोबार की तरफ ही रहेगी। देखें ना, अभी एक खातून ये कह रही थी कि ये फील्ड मार्शल के लिए फतूहात का साल है। 2 घर तो फतह कर लिए रातों रात, बाकी घरों को अल्टीमेटम दे दिया गया है, कल 12 बजे तक का उनको भी फतह कर लिया जाएगा।
उधर कराची में एक बच्चा जो है वो खुले मैन होल में गिर गया। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे बच्चे जो है वो मैन होल्स के अंदर गिर रहे हैं, उनका इंतकाल हो रहा है। वो फिक्सेड वाले वहां पे गए, जाके उन्होंने कहा जी हम गटर पे ढक्कन रखते हैं, तो पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है वो उनको पड़ गए आगे से। उन्होंने कहा जी आप पीटीआई के लोग हैं, आप क्यों ढक्कन रखने आए हैं, आपको हम ढक्कन रखने नहीं देंगे। और उन्होंने ढक्कन रखने से मना करके लड़ाई करके उनको वहां से भिजवा दिया। अब अंदाजा करें, आपके फिक्सेड के लोग आए, उन्होंने आके कहा जी हम ढक्कन रखेंगे, ये कहते जी आपको ढक्कन हम रखने नहीं देंगे और खुद हम रखेंगे नहीं। यानी अगर आपने किसी और को ढक्कन नहीं रखने देना कि ये पीटीआई के लोग हैं, इनका ढक्कन जो है वो गुनाह होता है रखना, तो भाई आप खुद रख लें। फिर आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, कितनी दहाइयों से आप वहां पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो आप खुद गटरों के ऊपर ढक्कन लगा दें और बच्चों की जिंदगी को महफूज बनाएं। अब क्योंकि हर चीज का क्रेडिट पाकिस्तान में फील्ड मार्शल को दिया जाता है, जब हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दिया जाता है तो हर खराबी की जिम्मेदारी भी फील्ड मार्शल की होगी। देखें ना, उसूल एक जैसा होना चाहिए ना। अगर शहबाज शरीफ, जरदारी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी जमात के वुज़रा, सारे लोग मिलकर अगर हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दे रहे हैं, तो फिर एक बात याद रखिए, हर खराबी का क्रेडिट भी फील्ड मार्शल साहब को ही जाएगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं हो सकता, फिर क्रेडिट भी जाएगा। मैन होल नहीं है तो फील्ड मार्शल है हमारे पास, वो रिस्पॉन्सिबल है। मैन होल होना चाहिए था हमारे पास। पंजाब हुकूमत खबरें चलवा रही है जनाब कि ज़रई इनकलाब आ गया, मरियम नवाज लेकर आ गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में ज़रई इनकलाब लेकर आए। कौन सा ज़रई इनकलाब लेकर आए? गंदम का किसान इन्होंने रोल के रख दिया। वो गंदम जो आम शहरियों को 3800 से 4000 रुपए मन मिली, किसान से 2000 से 2200 रुपए मन खरीदी गई। यानी जब किसान ने बेचनी थी गंदम तो उसको सस्ता कर दिया ताकि किसान को पैसे ना मिले, और जब माफिया ने गंदम बेचनी थी तो उसको डबल कीमत का कर दिया ताकि माफिया अपना लगाया हुआ पैसा डबल कर ले। ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की, और एक दफा नहीं, बार बार ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की है। गंदम की फसल में नुकसान, मकई की फसल में घाटा, धान की फसल में घाटा, कपास की फसल तो वो तो हुई नहीं, बहुत ही बेड़ागर्क फसल हुई, और वहां पे भी घाटा। सब्जियों के अंदर घाटा है, वो किसान उठा उठा के अपनी सब्जियां फेंकते हैं, कभी आलू फेंकते हैं, कभी गोभी फेंकते हैं, कभी और कोई फल फेंकते हैं, सब्जी फेंकते हैं। माल्टा और किन्नू के जो काश्तकार है उनका बेड़ागर्क कर दिया पकड़ के। और गन्ने के किसान के साथ जो इस मर्तबा ज्यादती की गई है वो तो कई सालों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो किसान को तबाह बर्बाद करके ये कह रहे हैं हम ज़रई इनकलाब पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। ऐसे ज़रई इनकलाब नहीं आता। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में मजीद 14% तक कमी हो गई। ये लगातार पाकिस्तान की बरामदात कम होती जा रही है। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही। 144 टेक्सटाइल मिलों के बारे में बताया गया चंद दिन पहले, जो बड़ी वाली थी वो बंद हो गई। अब वो कह रहे हैं जी हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी हो रही है, 14% मजीद गिरावट आ गई है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं वो लगातार पाकिस्तान की कम हो रही हैं, जो एक बड़ी तकलीफदेह बात है और ये नहीं होना चाहिए। नादरीन, फौजी फाउंडेशन नफा में है, यानी मुनाफा कमा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि फौज के जेर निगरानी चलने वाले जितने भी उनके इदारे हैं कारोबारी, वो मुनाफे में जा रहे हैं, पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फौज ने ही ज्यादा वक्त हुक्मरानी की है, और मजे की बात यह है कि फौज के सारे कारोबार मुनाफे में और पाकिस्तान जो है वो खसारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने हुक्मरान हैं उन सबके अपने जाती कारोबार मुनाफे में, और जिस मुल्क पे वो हुक्मरानी कर रहे हैं वो मुल्क खसारे में है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये सारे अपने कारोबारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और अपने कारोबारों को चलाने के लिए पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। ये ऐसे फैसले करते हैं जिससे पाकिस्तान नीचे जाता है, इनके कारोबार ऊपर जाते हैं। तो जब तक इस तरह के सियासतदानों को या ऐसे मफाद परस्तों को या इस किस्म की एस्टेब्लिशमेंट को आप अलग नहीं कर देते पाकिस्तान के मामलात से, तब तक पाकिस्तान में फेयर कंपटीशन नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं निकल पाएगा। बहरहाल इनके अपने कारोबार चलते रहते हैं। अब इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको सुनाता हूं क्या किया। ये ग्रॉक से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है? उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए। 20 पूछे थे, 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम, गुर्बत मिटाओ। नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम, इमरान खान साहब। मोहम्मद डैम, इमरान खान साहब।
करतारपुर राहदारी इमरान खान साहब, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इमरान खान साहब, रोशन डिजिटल अकाउंट अरबों डॉलर इमरान खान साहब, रास्त पेमेंट सिस्टम इमरान खान साहब, एहसास कफालत प्रोग्राम इमरान खान साहब, पनागाहें इमरान खान साहब, लंगर खाने इमरान खान साहब, किसान कार्ड इमरान खान साहब, एहसास स्कॉलरशिप्स इमरान खान साहब, प्लांट फॉर पाकिस्तान इमरान खान साहब, प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन, एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब ने बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया, जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था, कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकॉर्डिक केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई, कर्ज माफी की वकालत की, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है, और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की हैं। तो ये जो लोग कहते हैं इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के, और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गया आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले हैं आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया। फील्ड मार्शल को भी साथ मिला लें, शहबाज शरीफ को भी साथ मिला लें, जरदारी को भी साथ मिला लें, सारी रवायती सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर हैं उन सबको साथ मिला लें, ये सब रल के इमरान खान का 10वां हिस्सा भी काम नहीं कर सके। मईशत को वो आदमी इतना ऊपर लेकर चला गया था कि आपकी माशी ग्रोथ 6% के करीब पहुंच गई थी, और वो वहां सस्टेन कर रही थी। जबकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया आने के बाद, और सत्यानाश अभी तक पाकिस्तान में उन तमाम चीजों का जारी है। अब मरियम नवाज ने कहा जी पंजाब में बसंत मनानी है, तो मना लें बसंत, इनको बसंत पे पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे जो सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो इमरान खान के फोटोज वाली पतंगों की आएगी, सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो पीटीआई के झंडों वाली पतंगों की आएगी, सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो कैदी नंबर 804 वाली पतंगों की आएगी। ये बात तमाम लोग ज़हन में रख लें। ये बसंत मनाएंगे जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को ये आज तक लहराने नहीं दे रहे, आपको हर छत से, हर जगह से, हर मोहल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगें ही नजर आएंगी। ये पुलिस वाले एसएचओ बेचारे दौड़ते भागते फिर रहे होंगे हर जगह पे कि पीटीआई दे रंग वाली पतंग किसी ने उड़ाई थी, फड़ लांगे, कान फड़ा देंगे, ये करांगे वो करांगे। आप देखिएगा ये होगा। ये नवाज शरीफ की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, ये मरियम नवाज की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, और आपको लोग दिखाएंगे उन पतंगों को फाड़ते हुए और फेंकते हुए। लोग इमरान खान की शक्लों वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग कैदी नंबर 804 वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग पीटीआई के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे, और आप ये देखिएगा कि पतंगे उड़ेंगी कैसे। इन्हें बसंत पे हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। जो इनके साथ होना है बसंत वाले दिन वो मैं आपको पहले बता देता हूं। अब वो पुलिस वाली जो है शेर बानो साहिबा, वो बजिद है कि जनाब डॉक्टर साहब जो है वो मशहूर होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मशहूर होने की क्या जरूरत है? वो इतने बड़े सर्जन है और आपकी उनके सामने औकात ही कोई नहीं है। आप एक छोटी सी 3rd क्लास पुलिस ऑफिसर है, एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर, वो डॉक्टर है भाई, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा ज़हीन आदमी है, वो इंसानों की जान बचाता है। आपकी इज्जत अपनी जगह पे है, लेकिन आप एक सरकारी मुलाजिम है जिसको कौम तनख्वाह देती है नौकरी करने की। आप में और डॉक्टर की इज्जत में बहुत फर्क है। वो आपसे बहुत सीनियर है, उनकी उम्र आपसे बहुत बड़ी है, उनकी आवाम के लिए खिदमत भी आपसे बहुत ज्यादा है, तो उनकी इज्जत पहले ही आपसे बहुत ज्यादा है। आप ये कैसे गलतफहमी होगी कि आपकी इज्जत डॉक्टर साहब से ज्यादा है? डॉक्टर साहब बहुत इज्जत वाले आदमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डॉक्टर साहब ने पहले ही सारा मामला आपके बकौल वो हल कर लिया हुआ था, पैसे वैसे दे दिए थे, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर साहब को बुलाने की? दूसरा, क्या जरूरत पड़ी कि आपकी पुलिस गई और जाकर डॉक्टर साहब के गार्ड को गिरफ्तार किया, उसको लॉकअप में रखा, डॉक्टर साहब के को अपने ऑफिस में क्यों बुलवाया गया, डॉक्टर साहब पे दबाव क्यों डाला गया, ये 3 चेक क्यों डॉक्टर साहब से उस खातून को दिलवाए गए? डॉक्टर साहब तो डेटों के साथ सारी चीजें बताते हैं ना। तो शहर बानो साहबा जो है वो फंस गई हैं, और अब वो ये कहती है कि जनाब मैं, वो धमकी भी लगाती हैं कि शुक्र करें मैं केस नहीं कर रही, तो कर लें लोगों के ऊपर केस, डॉक्टर साहब पे जाके केस करें, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि आपने क्या किया और कैसे किया। नादरीन, सोहराब बरकत साहब को अभी तक नहीं छोड़ा गया। जुल्म की एक दास्तान है जो रकम की जा रही है। 1.25 महीना होने को आ गया, सोहराब बरकत साहब को कैद में रखा हुआ है और उन्हें आजाद नहीं कर रही। ये रजीम इतना जालिम और इतना बदतमीज हो गया, यानी इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इंसानों की आवाज को कुचलते कुचलते ये इंसानियत के सारे तकाजे ही भूल गए हैं। इन्होंने तो कैंसर ज़दा पेशेंट यास्मीन राशिद साहबा को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो उठा के 2 बहनों को उठा के गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया, सिर्फ इसलिए
कि वो जमहूरियत की बात करती हैं, वो तनकीद कर देती हैं कि इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। वो सौराब बरकत को एक इंटरव्यू करने के चक्कर में अंदर डाल दिया पकड़ के, फिर एक के बाद एक मुकदमा बना दिया। वो आगा शेख सरवर साहब बाहर आए, राय गुलाम अली साहब, वो बताते हैं उनको बदतरीन टॉर्चर किया, और टॉर्चर करने वाले कहते थे मरियम से माफी मांगो। क्यों मांगे भाई? वो ताड़ी फूफी लग दी यार, तुम लोग क्यों कह रहे हो माफी मांगो? तुम्हारा ताल्लुक क्या है इस सारे काम के साथ? उनकी पॉलिटिकल पार्टी जाने, वो लोग जाने, आप क्यों कह रहे हैं कि माफी मांगो? आपका ताल्लुक ना लेना ना देना, बिला वजह माफी मांगो। और वो कह रहे जी आपने क्यों उसको टिकटॉकर कह के मुखातिब किया? टिकटॉक बनाएंगे, टिकटॉकर ही कहेंगे और क्या कहेंगे। एक जाली हुकूमत के अंदर आके एक औरत बैठ गई है हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट ने लाके उनको बैठा दिया जूते पॉलिश करने के बदले में, या तस्मों के साथ लटक के वो आ गई है। तो पुलिस को अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए। भैया आप तो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आपको तो आवाम तनख्वाह दे रही है, मरियम नवाज तो नहीं दे रही है आपको तनख्वाह। तो वो जो बात कर रहे हैं उनका डेमोक्रेटिक राइट है, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो उनकी पार्टी ये बात करे, आप ये बात क्यों कर सकते हैं? तो टॉर्चर कर रहे हैं नौजवानों के ऊपर। उन्होंने बेचारों ने बताया काफी जुल्म उन्होंने सहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी से वो वक्त गुजर गया। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इन तमाम लोगों के नाम जरूर याद रखे जाए, जरूर इनके नाम याद रखे जाए और लिख कर रखे जाए, क्योंकि जब वक्त बदलेगा ना तो इन सबको कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, और ये कानून के कटहरे में सब के सब लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे। पाकिस्तान के साथ नाजरीन जो हो रहा है वो आपके सामने भी टाउट्स ने नया ऐलान कर दिया, और वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब 2 से 3 माह में इमरान खान को GHQ हमला केस में सजा हो जाएगी। वैसे जो टाउट्स कह देते हैं ना, उसके बाद वो सिलसिला उस तरफ अदालतों का चल पड़ता होता है। ये एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, पहले अपने टाउटों से अनाउंस करवाते हैं, उसके बाद सिलसिला उधर को मोड़ देते हैं। लेकिन किस बात में सजा देंगे? जिस दिन पब्लिक रिएक्शन आया था आपके जुल्म के नतीजे में, उस दिन तो इमरान खान साहब बाकायदा कैद थे, वो तो बाहर थे ही नहीं, और एक गैर कानूनी कैद, एक गैर आईनी कैद के अंदर वो थे, जिसको अदालत ने गलत करार दिया, और आज तक उन्हें उसका इंसाफ नहीं मिला।